वैभव को उस नए शहर में आए कुछ ही हफ्ते हुए थे। उसकी नई नौकरी का दबाव और रहने के लिए जल्दी घर ढूंढने की जरूरत दोनों ने उसे बेचैन कर रखा था। वो अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा था कि घर ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पा रहा था। एक शाम जब वह ऑफिस से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पुरानी हवेली जैसे दिखने वाले घर पर फॉर सेल का बोर्ड नजर आया। घर बड़ा था और कीमत इतनी कम कि वैभव को एक पल के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। मकान मालिक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही थी। उसने वैभव को बताया, मुझे जल्द से जल्द यह घर बेचना है। मेरे बेटे ने विदेश से बुलावा भेजा है और अब मैं उसके पास जाकर बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर आप आज ही फैसला कर लें तो मैं घर और सस्ती कीमत पर दे सकता हूँ। वैभव को हल्का शक हुआ, पर उसने सोचा कि इतनी अच्छी डील दोबारा शायद कभी न मिले। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। मकान मालिक की बातों में एक अजीब सी जल्दी थी, लेकिन वैभव ने इसे अनदेखा कर दिया। उसने उसी रात वकील से कागजात तैयार करवाए और अगले दिन घर का सौदा पूरा कर लिया। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये घर उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। घर की चाबी मिलने के बाद वैभव उत्साह के साथ अपने नए घर में रहने चला गया। घड़ी में रात के 2 बजे थे। वैभव अपने लैपटॉप पर ऑफिस का अधूरा काम पूरा करने में व्यस्त था। कमरे में सन्नाटा था। बस बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वह अपनी फाइलों में इतना खोया हुआ था कि आसपास की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे बालकनी की तरफ से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। शायद थकावट की वजह से भ्रम हो रहा है, उसने खुद को समझाया। उसने लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए बिस्तर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम बिस्तर की तरफ बढ़ाया, उसकी नजर बालकनी के दरवाजे के पास दीवार पर पड़ी। वहां एक धुंधली परछाई थी जो हिलती डुलती लग रही थी। वैभव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन बालकनी खाली थी। हवा तेज चल रही है, शायद इसका ही असर है, उसने खुद को तसल्ली दी। जैसे ही वह वापस मुड़ा और बिस्तर की ओर जाने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब उसका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसने जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन उस रात उसकी नींद बार बार टूटती रही, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे सोने नहीं दे रही हो। यह पहली बार था जब वैभव को इस घर की अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अगले दिन वैभव तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही सभी कलीग्स ने उसे नए घर के लिए बधाई दी और उससे पार्टी मांगी। वैभव ने अपनी खुशी सभी के साथ साझा करने का मन बनाया और सहकर्मियों व दोस्तों को पास के एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले गया। माहौल बेहद खुशमिजाज था। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी अचानक वैभव के फोन की घंटी बजी। कॉल ऑफिस की पार्किंग से आया था। उधर से आवाज आई, सर, आपकी बाइक में आग लग गई है। ये सुनते ही वैभव हड़बड़ाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकला और जल्दी जल्दी ऑफिस की पार्किंग की ओर भागा। जब वह पार्किंग पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बाइक धुएं और आग की लपटों में घिरी हुई थी। गार्ड्स भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड्स से पूछने पर उन्होंने बताया कि बाइक छाया में ठीक से खड़ी थी और अचानक ऐसे जलने लगी जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई हो। वैभव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, शायद ये लोग अपनी लापरवाही छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उसने मामले की सच्चाई जानने के लिए ऑफिस जाकर पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज देखकर वह हैरान रह गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि बाइक बिना किसी बाहरी कारण के खुद ब खुद आग पकड़ रही है। उसके आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, न ही कोई पेट्रोल या अन्य जलने वाली चीज। वैभव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका दिमाग सवालों से भर गया। उसके दिल में एक अनजाना डर गहराने लगा था।
कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि यह घटना सामान्य नहीं थी। वैभव ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। आखिरकार ऐसी घटनाएं कभी-कभी बिना किसी वजह के भी हो सकती हैं, उसने अपने मन को समझाया। फिर उसने सोचा, चलो, अच्छा हुआ, इंश्योरेंस है, बाइक का नुकसान तो कवर हो जाएगा। उसने खुद को तसल्ली दी। ये महज एक इत्तेफाक होगा। शायद कोई तकनीकी समस्या रही होगी जो फुटेज में नजर नहीं आ रही। फिर उसने इस घटना को अनदेखा करने का फैसला किया और अपनी बाकी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। शाम को वैभव को अपने दोस्त के घर एक जरूरी काम से जाना था, इसलिए वह ऑफिस से सीधा वहीं चला गया। काम में देर रात हो गई तो उसने वहीं रुकने का फैसला किया। रात को दोनों दोस्तों ने जमकर बातें की और शराब भी पी। नशे में कब उनकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। आधी रात को अचानक वैभव की नींद फोन की रिंगटोन से खुली। फोन किसी अनजान लैंडलाइन नंबर से आया था। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया तो दूसरी ओर से हल्की हल्की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहली बार तो वह कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन उधर से सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से ध्यान लगाने पर वह सुन पाया, तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वैभव नशे में इतना धुत था कि सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। उसने झुंझलाकर फोन काट दिया और उसे स्विच ऑफ करके सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो रात की घटना उसे धुंधली धुंधली सी याद थी। उसने जल्दी से फोन ऑन किया और उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। यह बात उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। उस दिन उसने ऑफिस जाने का मन नहीं बनाया और सीधे अपने घर वापस चला गया। पूरा दिन उसने घर में आराम करते हुए बिताया। शाम को जब वह रसोई में कुछ खाने के लिए खाना बनाने गया तो गैस जलाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उसने सोचा कि शायद गैस नई है, इसीलिए दिक्कत हो रही होगी। गैस को करीब से देखने के लिए उसने पास जाकर फूंक मारी। तभी अचानक गैस इतनी तेज से जल उठी कि वह चौंक कर पीछे हट गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत गैस रिपेयर करने वाले गैस मैकेनिक को बुलाया। गैस मैकेनिक आया और पूरी गैस की जांच पड़ताल की। उसने गैस चूल्हे और उसकी फिटिंग को अच्छी तरह देखा, लेकिन कहीं कोई समस्या नहीं थी। मैकेनिक ने वैभव के सामने गैस चालू करके दिखाई और वह बिल्कुल सामान्य तरीके से जल रही थी। वैभव ने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन यह सोचकर हैरान था कि गैस ने अचानक इतनी तेज से कैसे आग पकड़ ली। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोचा, शायद कोई कचरा या धूल अंदर फंस गई होगी। लेकिन उसके मन का डर अब और बढ़ने लगा था। रात को वैभव थोड़ा काम खत्म करके जल्दी सोने चला गया, लेकिन अचानक उसकी नींद फिर वहीं फुसफुसाने की आवाज से टूट गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सामने बालकनी के दरवाजे पर वही धुंधली परछाई खड़ी थी जिसे उसने पहली रात को देखा था। उसने बिस्तर से उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे और वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद हिल नहीं पा रहा था। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, उसकी आवाज तेज और डरावनी होती जा रही थी। वह अनजानी भाषा में बड़बड़ा रही थी, मानो किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। तभी उस परछाई में से एक आकृति बाहर निकली। वह एक आदमी जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने वैभव की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके सीने पर जोर से वार किया। वैभव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर जलने लगा हो, और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब वैभव की आंख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने महसूस किया कि वह अपने बिस्तर पर ही था। उसे लगा कि जो रात में उसने देखा वो सब एक बुरा सपना था। तभी अचानक उसकी घड़ी में अलार्म बजा और उसने देखा कि 9 बज चुके थे और वो ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। वो जल्दी से बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी, आईने में अपनी छाती देखी। उसकी पूरी छाती पर किसी आदमी के पंजों के गहरे निशान थे। उसने घबराकर अपनी आंखें मलते हुए फिर से अपनी छाती पर नजर डाली। निशान देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी धड़कन तेज हो गई। अब उसे समझ में आ गया था कि जो कुछ भी उसने रात को देखा
वह महज एक सपना नहीं था। डर और बेचैनी में उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, और उसने तुरंत अपने दोस्त अरुण को फोन किया और घर बुलाया। अरुण को उसने घर खरीदने से लेकर बीती रात तक की सारी घटनाएं विस्तार में बताईं। अरुण ने वैभव को उस घर को छोड़ देने की सलाह दी, पर वैभव ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह घर उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर खरीदा था। अरुण ने उसे समझाते हुए कहा कि वह इस घर के बारे में जानकारी हासिल करे। हो न हो, ये सब घटनाएं इस घर से ही जुड़ी हुई हैं। उन दोनों ने पुराने मकान मालिक से मिलने की कोशिश की, जिसने वैभव को ये घर बेचा था, लेकिन वह गायब था। उन्होंने बहुत ढूंढा, पर कुछ हाथ न लगा। अरुण ने वैभव को बताया कि वह एक तांत्रिक को जानता है जो ऐसी समस्याओं में मदद कर सकता है। दोनों ने फैसला किया कि वे तांत्रिक से मिलेंगे। तांत्रिक एक घने जंगल के किनारे बने पुराने मंदिरनुमा स्थान पर रहता था। वह जगह धुंध से ढकी हुई थी और वहां पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक मंत्रों के प्रतीक अंकित थे और हर कोने में जलती धूप की गंध फैली हुई थी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, आओ, बैठो। मैंने तुम्हारे आने की आहट पहले ही सुन ली थी। बोलो, क्या समस्या है? अरुण ने जवाब दिया, महाराज, मेरे दोस्त ने हाल ही में एक घर खरीदा है, लेकिन वहां अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। तांत्रिक ने वैभव की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वैभव ने डरते हुए कहा, मेरा नाम वैभव है, महाराज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रातों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी भी कहीं आग लग जाती है और कभी कभी मुझे परछाई भी दिखती है। तांत्रिक ने कुछ देर आंखें बंद करके मंत्र बड़बड़ाए और फिर बोला, तुम्हारा घर शापित है। वहां एक आत्मा भटक रही है जिसे उसी घर में जिंदा जलाकर मारा गया था। यह सुनकर वैभव चौंक गया। उसने पूछा, कौन आत्मा? ऐसा क्यों हुआ? तांत्रिक ने जवाब दिया, वो आत्मा अपने जीवन काल में किसी के विश्वासघात का शिकार हुई थी। उसे दर्दनाक मौत दी गई थी। अब वो आत्मा हर उस इंसान को अपना दुश्मन समझती है जो उस घर में रहने की कोशिश करता है। वह तुम्हें भी अपना कातिल मान चुकी है। अरुण ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, क्या इसका कोई उपाय है? तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, इस आत्मा को शांत करना बहुत मुश्किल है। वह बेहद क्रोध में है और किसी की नहीं सुनेगी। मेरा सुझाव है कि तुम जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दो। अगर और देर की तो वह आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वैभव ने दुखी होकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाकर वह घर खरीदा है। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? तांत्रिक ने धीमे स्वर में समझाया, पहले अपनी जान बचाओ। संपत्ति बाद में देखी जा सकती है। यह आत्मा बेहद खतरनाक है और तुम उससे बच नहीं सकते। तांत्रिक की बातों ने वैभव को और ज्यादा डरा कर रख दिया। अरुण ने उसे समझाया कि जान सबसे पहले है और उसे जल्द ही फैसला लेना चाहिए। वैभव ने तांत्रिक से कहा, मुझे घर खाली करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मेरा सारा जरूरी सामान उसी घर में है। तब तक कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं। तांत्रिक ने अपने झोले में हाथ डाला और एक ताबीज निकालकर उस पर कुछ मंत्र बड़बड़ाया। फिर ताबीज को वैभव को देते हुए कहा, ये ताबीज ले लो। इससे वह आत्मा तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी, लेकिन ध्यान रखना यह ताबीज तुमसे अलग न हो। अगर यह ताबीज अलग हुआ तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा और जितनी जल्दी हो सके वह घर खाली कर दो। तांत्रिक ने जाते जाते उसे चेतावनी दी थी, ताबीज को हटाने की हर संभव कोशिश की जा सकती है, लेकिन डटा वही रहेगा जो स्थिर है। वैभव ने ताबीज को तुरंत अपने गले में पहन लिया और तांत्रिक का धन्यवाद किया। उसने उसी रात घर खाली करने का फैसला कर लिया। अरुण भी उसकी मदद के लिए साथ जाने को तैयार हो गया। रात के सन्नाटे में दोनों ने मिलकर घर का सामान इकट्ठा करना शुरू किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी अरुण के फोन की घंटी बजी। फोन पर अरुण के घर से खबर आई कि उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अरुण घबराकर बोला, वैभव, मुझे अभी जाना होगा। मेरे पिता की हालत नाजुक है। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। तुम तब तक अपना काम खत्म कर लो।
वैभव ने उसे समझाया कि वह अपने पिता के पास जाए और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अरुण जल्दबाजी में वहां से चला गया। अब वैभव घर में अकेला था। उसने तेजी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अचानक बल्ब बार बार टिमटिमाने लगा। एक बार जलता और फिर बुझ जाता। उसने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन बार बार ऐसा होने से वह झुंझला गया। ये भी अभी खराब होना था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए एक स्टूल खींचा और बल्ब को ठीक करने के लिए उस पर चढ़ गया। जैसे ही उसने बल्ब को कसने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक बल्ब जोर से फटा। कांच के टुकड़े उसकी शर्ट के अंदर गिर गए। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वह दर्द से कराहते हुए स्टूल से नीचे उतरा और अपने कपड़ों को झाड़ने लगा। कमरे में घना अंधेरा था, जिससे कांच के टुकड़े साफ नजर नहीं आ रहे थे। वह तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ा। अंदर पहुंचकर उसने शर्ट उतारी और आईने के सामने खुद को देखा। तभी उसकी नजर अपने गले पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या? उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा। उसके गले के चारों ओर एक बड़ा मोटा सांप लिपटा हुआ था। सांप की काली चमड़ी चमक रही थी और उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने जैसे और कसकर उसे पकड़ लिया। डर और घबराहट में उसने झटका दिया और सांप जोर से फर्श पर गिर गया। सांप के गिरते ही बाथरूम की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे ऐसा लगा कि सांप उसकी ओर फिर से सरक रहा है। पसीने से तरबतर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों पर खरोंचों की आवाजें गूंजने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं और कमरे में अजीब सी ठंडक छा गई। अचानक घर की लाइट चली गई और बालकनी के पास से फिर वहीं फुसफुसाने की आवाज आने लगी। इस बार आवाजें पहले से ज्यादा तेज थीं। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। दरवाजे की ओर देखते ही उसने पाया कि वही परछाई फिर लौट आई है, लेकिन इस बार परछाई के साथ पूरे कमरे में गूंजती हुई हंसी थी। वैभव ने डर के मारे झट से अपने गले में हाथ डाला, यह देखने के लिए कि ताबीज अभी भी वहीं है या नहीं। लेकिन उसकी सांस अटक गई जब उसे एहसास हुआ कि ताबीज गायब था। घबराहट और बेचैनी के साथ उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत जमीन पर झुककर ताबीज को ढूंढना शुरू कर दिया। ताबीज को ढूंढते ढूंढते ही एक जोर से आवाज आई और उसने चारों ओर नजरें घुमाई। उसने देखा कि पूरा कमरा आग की लपटों में घिरा हुआ था। वह डर के मारे कांप उठा। आग की लपटें चारों ओर फैल रही थीं। कुछ वक्त में उसने महसूस किया कि आग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वह किसी तरह वहां से बचकर बाथरूम की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था और उसकी गहरी खाली आंखें वैभव को घूर रही थीं। यह दृश्य देखकर वैभव की चीख निकल गई। उसने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी वह जला हुआ आदमी अचानक उसकी ओर तेजी से दौड़ा। घबराकर वैभव ने पीछे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, आग की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वैभव ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर तेज गर्मी महसूस हो रही थी। वह आग को अपने हाथों से बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि उसकी कोशिशें नाकाम हो गईं। दर्द और जलन से बेहाल होकर वह कमरे में इधर-उधर भागने लगा। वह बार-बार दीवारों से टकरा रहा था, लेकिन आग उसकी त्वचा को धीरे-धीरे जलाती जा रही थी। उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन हवेली की दीवारें उसकी चीखों को सुनने के लिए न जाने कितनी बार गवाह बन चुकी थीं। धीरे-धीरे उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी और कमरे में सिर्फ आग की दहाड़ सुनाई दे रही थी। जब अरुण वैभव को देखने घर पहुंचा, तो दरवाजा अंदर से खुला था। वह भीतर दाखिल हुआ और जैसे ही उसने वैभव के कमरे में कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। वैभव का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी हालत भयावह थी। उसकी पीठ पर गहरे जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो।
उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था और उसकी आंखें चौड़ी होकर स्थिर थीं, मानो उसकी मौत के समय वह किसी भयानक चीज को देख रहा हो। कमरे का माहौल अब भी ठंडा था और दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान बने हुए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद हवेली के सामने फिर से फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। क्या आप उस घर को खरीदने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई वीडियोस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सुझाव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।